साथियों, आज का हमारा सबक है इंस्पेक्टर जनरल। सफ़ा नंबर 32 पे इंस्पेक्टर जनरल। यहाँ पर हम मालूमात देखेंगे ड्रामे की पेशेदर। ड्रामा ज़िंदगी की नक्काली का नाम है। ड्रामा यानी कि ज़िंदगी में होने वाले वाक़ियात को ड्रामे में अदाकारी करके पेश किया जाता है। तो ये नक्काली यानी कि नकल करने का नाम है। ज़िंदगी में होने वाले वाक़ियात स्टेज पर पेश किए जाते हैं, ये ड्रामा कहलाता है। तो उर्दू में बहुत सी दूसरी ज़ुबानों के ड्रामे भी तर्जुमे किए गए हैं। दूसरे ज़ुबानों में ड्रामे लिखे गए हैं, वो ड्रामों को उर्दू ज़ुबान में उसके तर्जुमे हुए हैं। वी शिरवाड़कर का मराठी ड्रामा नट सम्राट, नट सम्राट का ड्रामा, इस पर एक फिल्म भी तैयार हुई है। नट सम्राट पिछले 11वीं के सिलेबस में सबक तर्जुमा किया गया था। और मोहन राकेश का हिंदी ड्रामा आधे अधूरे, उसकी मिसालें हैं। यानी कि ये ड्रामे बहुत मशहूर हुए हैं। इंस्पेक्टर जनरल मशहूर रूसी अदीब निकोलाई गोगोल का ड्रामा है। यानी इंस्पेक्टर जनरल जो हम आज ड्रामा का पहला मंजर पढ़ने वाले हैं, तो इसमें इंस्पेक्टर जनरल जो है, ये जो ड्रामा लिखा है, तो ये रूस के रहने वाले और रूसी ज़ुबान के अदीब निकोलाई गोगोल का ये मशहूर ड्रामा है। इसी रूसी ज़ुबान का शाहकार तस्लीम किया जाता है ये निकोलाई गोगोल। तो निकोलाई गोगोल की मालूमात ये है कि रूसी ज़ुबान के मशहूर अदीब निकोलाई गोगोल जो 31 मार्च 1809 ईस्वी को रूस में पैदा हुए थे। जब वो 15 बरस के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। गोगोल ने अपनी इब्तदाई तालीम के ज़माने में ड्रामे लिखने शुरू कर दिए थे और 1828 ईस्वी में तालीम ख़त्म करके वो सेंट पीटर्सबर्ग चले आए और एक शायर की हैसियत से अदबी दुनिया में कदम जमाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने कहानियाँ और ड्रामे तहरीर किए। गोगोल की इन तख्लीकात में उभरने वाला तंज़ मुनफरिद और बेमिसाल था। 1834 ईस्वी में उन्होंने तारीख़ के एक प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात भी अंजाम दी। उन्होंने जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और रोम जैसे मुल्कों का सफ़र किया और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अदब का मुताला किया। 4 मार्च 1852 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। तो गोगोल रूसी ज़ुबान के एक अजीम अदीब और ड्रामा निगार की हैसियत से पूरे आलमी पैमाने पर मशहूर हुए। उन्होंने समाजी नाहमवारियों और जुल्म इस्तेसाल को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका ड्रामा इंस्पेक्टर जनरल इसकी बेहतरीन मिसाल है। गोगोल ने अपनी तख्लीकात में हकीकत पसंदी और समाजी तनकीद के साथ तंज़िया पैराया इख्तियार किया है। इसी तर्ज़ तहरीर और तर्ज़ फ़िक्र को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आलमी पैमाने पर अपनाया गया है, जैसे ओवरकोट, डायरी ऑफ ए मैडमैन और द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर। उनकी मशहूर तख्लीकात लिखी हुई है, मशहूर किताबें लिखी हुई हैं, मशहूर ड्रामे लिखे हुए हैं। तो ये हमने इंस्पेक्टर जनरल मशहूर रूसी अदीब निकोलाई गोगोल का ड्रामा, तो निकोलाई गोगोल की मालूमात समात फरमाई। तो हमने मालूमात समात फरमाई निकोलाई गोगोल की। तो दुनिया की तकरीबन सारी ज़ुबानों में इस ड्रामे का तर्जुमा हो चुका है। इस पर कई ज़ुबानों में फ़िल्में भी बनी हैं, फिल्में भी तैयार की गई है। ये ड्रामा दफ्तर शाही पर गहरा तंज है
यानी कि जो ऑफिसें हैं तो वो ऑफिसों पर एक तंज किया गया है, यानी कि एक शाही अफसर बस्ती के मुआयने के लिए आने वाला है, जिसकी खबर बस्ती के मुख्तलिफ महकमों के कारिंदों को मिलती है। कारिंदे कहते हैं काम करने वाले, मुलाजिम। तो मुख्तलिफ यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है कि जिसकी खबर बस्ती के मुख्तलिफ महकमों के कारिंदों को मिलती है, जैसा कि नगर पालिका, कारपोरेशन के सदर को, पोस्ट ऑफिस है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो इन तमाम को इंस्पेक्टर के आने की खबर मिलती है। चूँकि तमाम महकमे बदउनवानी और बद इंतज़ामी का शिकार है, यानी कि कोई सलीके से काम नहीं होता, चाहे वो बैंक हो, नगर पालिका हो, या तालीमी मैदान हो, या तालीमी एजुकेशन ऑफिस हो, या स्कूलें हो, या फिर पोस्ट ऑफिस हो, दवाखाने हो। तो कहीं भी नियम के हिसाब से कोई काम नहीं होता है। हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में बदउनवानी और बद इंतज़ामी का शिकार है, यानी कि कोई काम सलीके से नहीं होता। इसलिए सारे अफसरान घबराए हुए हैं। इस घबराहट में वो एक जाली साज को इंस्पेक्टर जनरल समझकर उसकी खूब मुदारात करते और उसे नजराने पेश करते हैं। यानी कि इत्तेफाक से ऐसा होता है कि कोई अफसर शहर के मुआयने के लिए आने वाला होता है, लेकिन वो तो नहीं आता, लेकिन उसके बदले में कोई एक जालीसाज इंस्पेक्टर किसी होटल में ठहरा हुआ है, वो उसको ही, वो गैर आदमी को ही, गैर इंस्पेक्टर को ही वो ऑफिसर समझ बैठते हैं और ख़ूब उसकी मुदारात करते हैं, खूब उसकी मेहमान नवाजी करते हैं और उसको नजराने पेश करते हैं, तोहफे देते हैं। तो ये ड्रामा तंज़ो मिज़ा का उम्दा नमूना है, एक मिसाल है हमारे लिए, और इसमें हंसी मजाक के साथ तंज़ भी किया गया है कि इसका तर्जुमा नहायत सलीस यानी कि आसान और आम फहीम है, यानी कि आम लोगों के भी समझ में आ जाए। ऐसा महसूस होता है कि पूरा ड्रामा हमारे आसपास ही वाक़े हो रहा है और ड्रामे के सारे किरदार हमारे जाने पहचाने हैं। जब ये हम ड्रामा का पहला मंज़र, दूसरा मंज़र, तीसरा मंज़र समाप्त फरमाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारे आसपास ही कहीं ये वाक़या पेश आ रहा हो और ड्रामे के सारे किरदार अपने जाने पहचाने मालूम होंगे। तो तर्जुमा करते वक्त इसके किरदारों और मुकामात के नाम तब्दील कर दिए गए हैं ताकि इसमें मुकामी रंग पैदा हो जाए, ताकि इसमें मुकाम का, यानी कि जहां हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसका रंग पैदा हो जाए। तो आइए देखते हैं कि इसमें किरदार किस किस के हैं। तो किरदार सबसे पहले है इसमें मेयर, यानी कि कारपोरेशन का सदर, जहां कारपोरेशन, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत ये होती है, तो ये कारपोरेशन का सदर होता है, ये मेयर हो गए। अब उसके बाद में है जज, यानी कि जहाँ कोर्ट में फ़ैसला चलता है, अदालत, तो ये उसके जज है अदालत के। डायरेक्टर है अस्पतालों का, डायरेक्टर अस्पतालों के मेन डायरेक्टर है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। पोस्ट मास्टर है, यानी कि जहाँ हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, कोई ख़त अरसाल, कोई ख़त किसी को भेजते हैं या कोई हमारी डाक आती है, तो ये उसका पोस्ट मास्टर है। इसी तरह से सुपरटेंडेंट्स है, यानी कि सरबराह। सुपरटेंडेंट कैसे है? सरबराह, निगरान को, यानी कि तालीमी विभाग का निगरान, यानी कि एजुकेशन ऑफिसर से मुराद हम ले लेंगे। उसके बाद में नंबरदार है, तो नंबरदार कहते हैं, नंबरदार दो है, फजलू और बबलू। तो नंबरदार उसको कहते हैं, यानी कि वो शख्स किसी गांव या किसी हिस्से की सरकारी मालगुजारी वसूल करता है, सरकारी पैसे वसूल करता है, उसे नंबरदार कहते हैं। अब आगे है मिर्ज़ा तैमूर शाह है, यानी कि ये जाली इंस्पेक्टर है। मिर्ज़ा तैमूर शाह जाली इंस्पेक्टर है।
और जुम्मन है, आखिरी किरदार इसमें जुम्मन यानी कि तैमूर शाह का नौकर है। अब देखिए यहाँ से इंस्पेक्टर जनरल का पहला मंजर शुरू होता है। अब पहला मंजर समाप्त फरमाए इंस्पेक्टर जनरल का कि पर्दा उठता है, पस मंज़र मौसीकी बज रही है, कमरे में मेयर है, जज, सुपरटेंडेंट, डायरेक्टर सब एक कमरे में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मेयर बोलने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज ये ज़रूरी मीटिंग मैंने इसलिए तलब की है कि हमारे शहर पर बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है। सब एक साथ घबराए हुए, जैसे ही मेयर साहब कहते हैं कि दोस्तों आज ये ज़रूरी मीटिंग मैंने इसलिए तलब की है, इसलिए बुलाई है कि हमारे शहर पर बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है, तो सब चौंक जाते हैं। यानी कि मेयर के साथ में कमरे में जज भी है, सुपरटेंडेंट भी है, डायरेक्टर भी है, सब बैठे हुए और पूछते हैं क्या हुआ मेयर साहब। सब मेयर साहब से सवाल करते हैं क्या हुआ मेयर साहब। तो मेयर कहते हैं कि राजधानी से एक इंस्पेक्टर जनरल शहर के मुआयने के लिए आने वाला है। कौन आने वाला है? राजधानी से, हमारे स्टेट की राजधानी से एक इंस्पेक्टर जनरल शहर के मुआयने के लिए आने वाला है। तो जज कहते हैं घबराकर इंस्पेक्टर जनरल आने वाले हैं। मेयर कहते हैं कि जी हाँ जज साहब, उसके पास हुकूमत की खुफिया हिदायत होंगी, यानी कि छुपी हुई हिदायत होंगी। वो सादा लिबास में रहेगा ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो सादे लिबास में होगा और उसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यही इंस्पेक्टर जनरल है। सुपरटेंडेंट्स कहते हैं कि आपको कैसे इत्तला मिली मेयर साहब। अब सवाल कर रहे हैं मेयर से कि मेयर साहब ये आपको इत्तला कैसे मिली। तो मेयर कहते हैं कि राजधानी से मेरे एक दोस्त ने मुझे ख़त लिखा है, अभी अभी मुझे वो ख़त मिला है। इधर उधर देखते हुए ख़त को ढूंढ रहे हैं और सब आ गए मगर पोस्टमास्टर साहब गायब है। क्या कह रहे हैं कि पोस्टमास्टर साहब गायब है। अब उसके बाद देखिए अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 33 पे, जज, सूरत हाल वाकई बड़ी नाजुक है। मेयर साहब कहते हैं यकीनन सूरत हाल वाकई बड़ी नाजुक है। मैंने अपने तौर पर कुछ एहतियाती तदबीरें की हैं, कोई नए नए तरीके ईजाद किए हैं। आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है, ख़ास तौर पर डायरेक्टर साहब, यानी कि डायरेक्टर साहब की तरफ मुखातिब है और कह रहे हैं कि ख़ास तौर से डायरेक्टर साहब आप। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि जी मेयर साहब। मेयर कहते हैं कि आप खैराती अस्पतालों पर तवज्जो दीजिए। आपके अस्पताल को ये कह रहे हैं, खैराती कह रहे हैं कि मुआयना करने वाले अफसरान आम तौर पर सबसे पहले अस्पतालों और खैराती इदारों को देखा करते हैं। यानी कि जहाँ खैरात तकसीम होती है तो अस्पताल को खैरात कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर दवा, गोलियाँ, मेडिसिन हमें मुफ्त में मिलती है। तो मेयर कह रहे हैं कि आप अस्पतालों पर तवज्जो दीजिए। उसका मुआयना करने वाले अफसरान ख़ास तौर पर, आम तौर पर सबसे पहले अस्पतालों और खैराती इदारों को देखा करते हैं। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैं आपके मशवरे पर सर बसर अमल करने के लिए तैयार हूँ। और गड़बड़ाते हुए, घबराए हुए हैं, मगर खुदा के लिए इस इंस्पेक्टर जनरल से जान बख्शी करवाइए, यानी कि हमारी जान छुड़वाइए, जान को बख्शवाइए। क्यों इसलिए कह रहे हैं? क्योंकि उनका निज़ाम दरहम बरहम है, कोई काम अस्पताल में सलीके से नहीं होता। मेयर साहब कहते हैं कि आपको फ़ौरन तमाम मरीज़ों के लिए उजली चादरों का इंतज़ाम करना होगा। मेयर क्या कह रहे हैं डायरेक्टर को कि आपको फ़ौरन मरीज़ों के लिए नई नई चादरों का इंतज़ाम, उजली धोई हुई साफ़ शफाफ चादरों का इंतज़ाम करना चाहिए। डायरेक्टर कहते हैं मेयर साहब इतनी चादरों का इंतज़ाम होना मुश्किल है। तो मेयर कहते हैं कि मरीज़ों की तादाद कम दिखाइए, पूछे तो बताना। यहाँ अस्पताल में मरीज़ बहुत जल्द अच्छे होकर चले जाते हैं और
खुदा के लिए बरामदे में सड़े गले आलू, टमाटर, फल फ्रूट के ढेर को हटाने का बंदोबस्त कर लीजिए। यानी कि अस्पतालों में भी बदउनवानी का निज़ाम है। जहां लोगों को सेहत तंदुरुस्त किया जाता है वहाँ पर ही सब्जियाँ फ्रूट सड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी बदउनवानियाँ फैली हुई है। और अस्पताल में चारों तरफ अच्छी तरह फिनाइल का छिड़काव कीजिए। फिनाइल का छिड़काव कीजिए, चारों तरफ फिनाइल छिड़किए, साफ शफाफ रखिए। और फिर मेयर साहब जज से मुखातिब होकर, और जज साहब, तो जज कहते हैं कि जी मेयर साहब। मेयर कहते हैं कि आप भी ज़रा अपनी अदालत के कमरों की तरफ ध्यान दीजिए, आप भी अपनी अदालत की तरफ तवज्जो दीजिए। अदालत के कमरे से बतख के बच्चे हटवा दीजिए, यानी कि जो बतख के बच्चे हैं उसको भी हटवा दीजिए। आखिर अदालतों में बतखों का क्या काम? बतखों का कोई काम नहीं है, तो बतख अदालत से बतख के बच्चे भी हटा दीजिए। जज कहते हैं कि जनाबे वाला, अहले मुआयना को उनसे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं थी, इसलिए वहाँ पाले जाते हैं। यानी कि अदालत में भी क्या हो रहा है कि बतख के बच्चों को पाला जा रहा है। अदालत में भी बतख के बच्चों को पाला जा रहा है। तो जज कहते हैं कि जनाबे वाला, अहले मुआयना को उनसे कोई ख़ास तकलीफ़ तो नहीं थी, इसलिए यानी कि मुआयना करने वाले जो आने वाले अफसर है तो उनको ये बतखों के बच्चों से कोई तकलीफ़ तो नहीं थी, लेकिन आज ही सबको बावर्ची खाने भिजवा दूंगा। कहाँ पर? बावर्ची खाने में रख देंगे। जी चाहे तो रात का खाना मेरे साथ खाइए। मेयर कहते हैं कि खाना वाना होता रहेगा। अदालत के आते में मैले कपड़े भी धोकर सुखाने के लिए लटकाए जाते हैं, और वो आपका पेशकार जिसके बदन से ऐसी सड़ान बू फूटती है कि कमरे में ठहरना दोभर हो जाता है, यानी कि दोभर होना मुश्किल हो जाता है। तो मैले कपड़े भी धोबी से धोकर सुखाने के लिए लटकाए जाते हैं, और वो आपका पेश करने वाला जिसके बदन से ऐसी सड़ान फूटती है, यानी कि बदबू आती है कि कमरे में ठहरना दोभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, उसे नहाने की सख्त ताकीद कीजिए। बाकी बदउनवानियाँ आप समझे, वो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जज कहते हैं कि बदउनवानी तो कोई नहीं हुजूर, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं रिश्वत नहीं लेता। जज कह रहे हैं कि सारी दुनिया को मालूम है मैं रिश्वत नहीं लेता, अलबत्ता कुछ तोहफे कबूल कर लेता हूँ, यानी कुछ तोहफे वगैरह अगर किसी ने दिए तो वो कबूल कर लेता हूँ। मेयर साहब कहते हैं कि तोहफ़ों का शुमार भी रिश्वत ही में हो सकता है। तोहफे लेना, ताइफ लेना, ये भी इसका शुमार रिश्वत ही में शामिल होता है। अब आप तोहफे लेना भी बंद कर दीजिए, या कम से कम कर दीजिए। अगर आप बंद नहीं करते तो लेना कम कर दीजिए। तो जज कहते हैं कि जो हुक्म सरकार। मेयर कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट से मुखातिब होकर, यानी कि तालीमी दफ्तर के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सुपरिटेंडेंट हैं, तो उनकी तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि और हाँ सुपरिटेंडेंट साहब, आपको भी अपनी स्कूलों के मास्टरों पर ख़ास तवज्जो करनी होगी। कोई वक्त पर नहीं आता, यानी कि स्कूल के डायरेक्टर से, स्कूल के निगरान से कह रहे हैं कि आपको भी अपने टीचरों पर ख़ास तवज्जो करनी होगी। कोई टीचर वक्त पर स्कूल में नहीं आता। स्कूल में बच्चे हल्लड़ मचाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, मस्तियाँ करते हैं, और हाँ आपका वो एक टीचर बार बार मुंह क्यों बनाता है? लड़कों के लिए तो खैर ठीक है, मगर हर आने जाने वाला समझता है कि वो उसको मुंह चिढ़ा रहा है। यानी कि एक टीचर है स्कूल में कि जो मुंह टेढ़ा करता है, तो ऐसा लगता है कि कोई आने जाने वाला समझा कि हमको देखकर ये मुंह चिढ़ा रहा है। मेरे पास कई शिकायतें आ चुकी हैं। मेयर साहब कह रहे कि मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आ चुकी है, आइंदा कोई ऐसी शिकायत नहीं आना। सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि क्या बताऊं मेयर साहब, मैं खुद कई बार उसे मना कर चुका हूं, मगर वो कहता है मेरा मुंह ही ऐसा है, मैं क्या करूं? मेयर कहते हैं कि और वो
तारीख पढ़ाने वाला टीचर यानी कि हिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर, उसको तो टीचर होने की बजाय सर्कस का रिंग मास्टर होना चाहिए था। उसको टीचर की बजाय सर्कस का रिंग मास्टर होना चाहिए था। सिकंदर आज़म का सबक पढ़ाते हुए कुर्सी उठाकर फर्श पर दे मारी। सिकंदर आज़म का सबक पढ़ा रहा था क्योंकि सिकंदर आज़म को बहुत गुस्सा आता था। सबक पढ़ाते हुए उसने कुर्सी को उठाई और फर्श पर पड़ दी। गिलास उठाकर ज़मीन पर टेज दिया, ज़मीन पर फेंक दिया। ये क्या तुक है, ये क्या तजुर्बा है। तो सुपरिटेंडेंट उसे समझाया तो कहने लगा, मैं अमली तौर पर दर्स देता हूँ, कि मैं अमली तौर पर यानी कि प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो मेयर कहते हैं, और पोस्ट मास्टर साहब कहाँ हैं भाई? अभी तक उनका पता नहीं। पोस्ट मास्टर साहब कमरे में दाखिल होते हैं, यानी कि जैसे ही पोस्ट मास्टर साहब का जिक्र निकलता है वो कमरे में दाखिल होते हैं। पोस्ट मास्टर, मेयर साहब बंदा हाजिर है, सब लोग जमा हैं, क्या बात है? अभी रास्ते में पोस्टमैन मिला था, उसने बताया कि कोई इंस्पेक्टर जनरल आ रहा है। तो मेयर कहते हैं कि जी हाँ, खबर तो यही है, मुझे डर है कहीं किसी ने मेरी शिकायत हुकूमत को ना लिख भेजी हो, यानी मेरी किसी ने शिकायत हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास लिखकर भेज दी हो। आप ज़रा आने जाने वाली डाक पर निगाह रखें, यानी कि जो डाक आ रही है और जा रही है उस पर निगाह रखो। मेरा मतलब है हर एक खत को ज़रा सा खोल कर देखो, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं होता है, किसी के डाक को खोलकर नहीं देखा जाता, नहीं पढ़ा जाता। पोस्ट मास्टर कहते हैं कि बात काट कर, यानी कि मेयर साहब की बात को काट देते और बीच में ही कहते हैं, यानी उनका बोलना ख़त्म नहीं होता तो पोस्ट मास्टर साहब बोलना शुरू करते हैं। मैं समझ गया, आप इत्मीनान रखिए मेयर साहब, एहतियात की तो छोड़िए, मैं तो शौकिया भी हर एक खत को खोल कर पढ़ लेता हूँ। अब देखिए पोस्ट मास्टर भी क्या करे कि मैं हर एक खत को खोल कर पढ़ लेता हूँ। इतने में दरवाज़ा धमाके से खुलता है, दरवाज़ा झट से धमाके से आवाज़ के साथ खुलता है। नंबरदार और फजलू आता है, उसके पीछे बबलू है। अब फजलू, गज़ब हो गया मेयर साहब, गज़ब हो गया, शोर करते हुए आ रहा है। मेयर, अबे फजलू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या कहीं कोई बम वम फटा है क्या? तो बबलू कहता है, हाँप रहा है कि बम ही समझिए मेयर साहब, बम ही समझिए। मेयर कहते हैं कि अबे आगे भी तो कुछ बोल। तो बबलू बोलने के लिए मुंह खोलता है, फजलू उसे पीछे धकेल देता है, पीछे लौट देता है और फजलू कहता है, मेयर साहब बात यह है कि मेयर साहब के मैं और बबलू खाना खाने होटल में गए थे। फजलू क्या कह रहा है कि मेयर साहब मैं और बबलू खाना खाने होटल में गए थे। तो बबलू कहता है कि ठहर जा, मैं बताता हूँ। दोनों बताने के लिए अब लड़ रहे हैं। मेयर, अरे कमबख्तो, खुदा के लिए कुछ मुंह से तो फूटो, या यूं ही धकेल पिकेल करते रहोगे। यानी कि मेयर कह रहे हैं कि अरे कमबख्तो, कम से कम अपने मुंह से, अपने ज़ुबान से कुछ आगे भी तो बोलो, क्या एक दूसरे को खींचते रहोगे? तो बबलू कहता है, भूख लगी थी, हम लोग कुछ खाने के लिए जैसे ही होटल में पहुँचे, एक खूबसूरत नौजवान, वह इतना ही बोला था बबलू ने कि फजलू बोलना शुरू कर देता है उसकी बात को काटकर, और सादा कपड़े पहने हुए, गोरा चट्टा, घुंघरियाले बाल और नोकदार मूछे। यानी कि अब ये वो जो अफसर आया हुआ है, जाली अफसर, उसका हुलिया बता रहे हैं। तो बबलू कहता है कि हमने जब मैनेजर से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये नौजवान सरकारी अफसर है और 2 हफ्तों से होटल में ठहरा हुआ है। नाम उसका मिर्ज़ा तैमूर शाह है। तो फजलू कहता है कि और सरकार, ख़ास बात यह है कि वो हर चीज़ उधार मांगता है। यानी कि बबलू ने एक ख़ास बात बताई कि हर चीज़ वो उधार मांग कर खाता है। बबलू, मेरे ऊपर तो सुनते ही बिजली गिर पड़ी कि हो ना हो ये वही इंस्पेक्टर जनरल है जो भेष बदल कर आने वाला है। कि मुझे ऐसा लग रहा है, बबलू कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही इंस्पेक्टर जनरल है जो अपना भेष बदल कर आने वाला था।
फजलू कहता है कि मुझे भी पूरा यकीन है मेयर साहब, मुझे भी पूरा यकीन है, भरोसा है। उसकी आंखें इतनी तेज़ है कि पूछिए मत। मैं मछली खा रहा था, उसने गरजते गरजते कंखियों से देख लिया कि मैं क्या खा रहा हूँ, कि उसने देख लिया कि मैं क्या खा रहा हूँ। मेयर, रूम नंबर भी मालूम है उसका। अब मेयर जो है तो बबलू फजलू से करेगा उसका रूम नंबर, तो बबलू कहता है कि रूम नंबर 5, और 2 हफ्तों से वहीं जमा हुआ है, यानी कि वही रूम में ठहरा हुआ है। मेयर कहते हैं मेरे खुदा अब क्या होगा, इन्हीं 2 हफ्तों में तो कैदियों को राशन नहीं मिला, लैंप पोस्टों के बल्ब गायब है और सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार रहम फरमा। मैं सोचता हूँ और सोचते हुए टहलता हुआ होटल की तरफ निकल जाऊँ। मेयर साहब, मेयर की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि पता लगाऊँ कि किसी आने जाने वाले को कोई तकलीफ़ तो नहीं। बबलू कोतवाल से कहो गाड़ी तैयार करो। फीड आउट पस मंज़र में मौसीकी बजती है और यहाँ पर पहला मंज़र हमारा ख़त्म होता है। तो आइंदा लेक्चर में हम जो है तो दूसरा मंज़र समाप्त फरमाएंगे।